भैया बहनों को नमो नमः। हम सब इससे पहले जानते हैं कि संस्कृत का व्याकरण भी एक महत्वपूर्ण चीज है। अपने सीजी बोर्ड कक्षा 10 के जो व्याकरण खंड है उसमें पहला वाला जो है वह है शब्द रूप। शब्द रूप मतलब कि शब्दों के रूप किस प्रकार से चलते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में कारक रचना भी कहते हैं। ठीक है, तो कारक रचना के लिए हमको सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि आपको कारक रचना को समझने के लिए विभक्ति और कारक ये दोनों चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोगों को शब्द रूप के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कारक क्या होता है। ठीक है ना। अब कारक में सबसे पहले अपन जानते हैं कि कारक क्या है। एक्चुअल में कारक जो होता है उसका वाक्य जब भी अपन बोलते हैं, देखिए कारक को समझने के लिए आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि हम कोई ना कोई चीज जब बोलते हैं तो बिना वाक्य का वो कथन पूरा नहीं होता। मतलब सीधी सी बात आप सब लोगों को मालूम है कि वाक्य किसको बोलते हैं। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिनको व्यवस्थित रूप से अपन रखकर जब पूर्ण करते हैं तब वो उसमें कुछ न कुछ सार्थक एक अर्थ निकलता हो, मतलब सार्थक होता हो वो पूरा हमारा जो कहा गया कथन है, तब हम उसको कहते हैं कि वो एक वाक्य है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, हम जो भी वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं उसमें जिसमें हम जो वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं उसमें जिन शब्दों का मतलब ऐसे शब्द जिनका संबंध जिनका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट वर्ब के साथ होता है, क्रिया के साथ होता है, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। मैं फिर से एक बार इसको दोहरा रहा हूं कि कारक क्या होता है। भाई देखो, शब्द रूप को अपन कारक रचना बोलते हैं, तो कारक क्या है। कारक ऐसा शब्द है या ऐसी विधा है, या विधान नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसा प्रकरण है जिसमें अपन वाक्य को जब लेते हैं तो किसी भी वाक्य में अपन सीधा अपन पॉइंट पे आते हैं, सीधा अपन टॉपिक पे आते हैं कि किसी भी वाक्य में जिन शब्दों का संबंध क्रिया के साथ होता है उसको हम कारक कहते हैं। तो कारक आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम शब्द रूप जानना चाहते हैं तो कारक क्या होता है यह हमको मालूम होना चाहिए। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर से एक बार संक्षिप्त में तीसरी बार दोहरा रहा हूं मैं कि कारक हम किसको बोलेंगे कि किसी भी वाक्य में जिन शब्दों का संबंध क्रियाओं के साथ होता है या क्रिया के साथ होता है उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें कि क्रिया के संपादन के लिए, मतलब जो क्रिया हो रही है, जो वर्ब हो रही है, जो कार्य हो रहा है, ठीक है ना, क्रिया जो हो रही है, इसके संपादन में जो पद सहायक हो हम उसको कारक कहते हैं। ओके, तो कारक किसे कहते हैं हमको मिल गया। जैसे कि हम संस्कृत का एक वाक्य लेते हैं, कह पठति। ठीक है, कह पठति। ठीक है, तो है इसका उत्तर आता है कह मतलब कौन पढ़ता है, कह मतलब कौन, पठति का मतलब पढ़ता है। अगर हम इसका उत्तर देते छात्र पठति, मतलब कि छात्र पढ़ता है, तो छात्र जो है यहाँ पे करता है। छात्र क्या है, करता है, मतलब काम को करने वाला कौन है, छात्र है। और इस छात्र का संबंध किससे है, ठीक है, क्रिया से है, पढ़ने से है। तो यह संपादन करता कौन हुआ, छात्र हुआ। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। किम पठति, देखिए हम समझ रहे कारक क्या होता है। देखिए किम पठति, पहले तो हो गया कह पठति, कौन पढ़ता है, छात्र पढ़ता है। कारक क्या हुआ, छात्र हुआ, मतलब वो कर्ता कारक हुआ, काम को करने वाला है, तो संपादन करता कौन हुआ, करता हुआ। किम पठति, किम पठति क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। पहले जो था कह पठति कौन पढ़ता है, दूसरे वाले बोलते किम पठति क्या पढ़ता है, संस्कृतम पठति संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ पे जो
छात्र है आपका, पहले वाक्य जो हमने कहा था जिसमें कहा था क पठति में छात्र था, तो छात्र जो है इसके द्वारा संस्कृत को पाना चाहता है, वो संस्कृत को पा रहा है या पाना चाहता है, ठीक है ना। तीसरा है कथम पठति, क्यों पढ़ता है भाई, है ना, किसकी सहायता से पढ़ता है, कौन नहीं आएगा, किसकी सहायता से पढ़ता है, ठीक है ना। तो यह है मनसा पठति, मन से पढ़ रहा है वो, किससे पढ़ रहा है, मन से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कर्ता यहाँ पे किस क्रिया की सहायता ले रहा है, क्रिया जो है मन है, मन की सहायता ले रहा है। चौथे में अपन कस्मै पठति, किस लिए पढ़ रहा है, ज्ञानाय पठति, ज्ञान के लिए पढ़ रहा है, तो ये चतुर्थी कारक है। तो यहाँ पे क्रिया का संपादन, क्रिया का ज्ञान क्या हो रहा है, क्रिया का ज्ञान प्राप्ति के लिए हो रहा है, यहाँ पे क्रिया का जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए हो रहा है ना। उसके बाद में कस्मात् पठति, किससे पढ़ता है, आचार्यात् पठति, आचार्य से पढ़ रहा है, मतलब कौन पढ़ा रहा है उसको, आचार्य पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ता जो है वो आचार्य से पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब छात्र करता है, वो आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर पढ़ता है। अब आगे है कस्मिन् पठति, कस्मिन् पठति, है ना, विद्यालय पठति, विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है ना। तो यह कर्ता यानी छात्र, क्रिया का आधार विद्या है, विद्यालय है, मतलब यहाँ पे वो अधिकरण है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो उदाहरण समझा, इस उदाहरण में हमने 6 स्टेप समझे। तो इसमें होता है पहला कर्ता कारक, कारक के कितने प्रकार हुए, कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा है आपका करण कारक, चौथा है आपका संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठवा है अधिकरण कारक, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। इसका एक संस्कृत में श्लोक है जो व्याकरण में दिया गया है आप लोगों के, वो है कर्ता कर्म करणम, कर्ता कर्म करणम च संप्रदान तथैव च अपादानाधिरणे अपादानाधिरणे इत्याहु कारकाणि शत। इस प्रकार से कारक 6 माने गए हैं। अब इसमें 2 प्रकार की अपन जब शब्द रूप पढ़ते हैं तो 2 कारक आपके छूटे हैं, एक संबंध कारक छूटा है और एक संबोधन कारक छूटा है, ठीक है ना। लेकिन इसका क्रिया के पद के संपादन में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता, इसका जो लेना देना है वो क्रिया के संपादन से नहीं है, न संबंध कारक का है और न ही संबोधन कारक का है, इसलिए हम इसको कारक की श्रेणी में नहीं लेते, ठीक है ना। समझ वाली बात। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई देखिए सर ने अपने को कर्ता बता दिया, कर्म बता दिया, आपका करण बता दिया, संप्रदान बता दिया, अपादान बता दिया और अधिकरण बता दिया, संबंध और संबोधन तो बताया ही नहीं, मतलब षष्ठी विभक्ति और संबोधन विभक्ति तो बताया नहीं। तो उसको इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि इसका संबंध सीधा क्रिया के साथ में नहीं होता है, इसलिए हम उसको कारक की श्रेणी में नहीं गिनते। तो कुल मिला के कारक कितने प्रकार के हुए हमारे पास में, 6 प्रकार के हुए। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे आप लोग, है ना। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ठीक है। संबंध कारक और संबोधन कारक ये कारक नहीं होते क्योंकि इनका संबंध जो है क्रिया के संपादन में इनका कोई भी योगदान नहीं होता, इसलिए हम इसको कारक की श्रेणी में नहीं लेते, ठीक है ना। अब अपन इसका संक्षिप्त परिचय कारकों का लेंगे। जैसे कर्ता कारक है, पहला है अपना कर्ता कारक, जो क्रिया को संपादित करता है, जो क्रिया को संपादित करता है वो कर्ता कारक होता है। मतलब सीधी सी भाषा में यदि हम बात करें तो कर्ता का मतलब होता है जो काम कर रहा है, जो काम करता है वही कर्ता कारक है। काम को करने वाला नाउन या प्रोनाउन वो आपका कर्ता है, ठीक है। समझ गई बात। अब इसमें एक उदाहरण लेते हैं, अहम पुस्तकम पठामि, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसमें कर्ता कौन है, मैं हूं, ठीक है ना। कर्म कारक, कर्म कारक में क्या होता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा
जिसको सबसे अधिक चाहता है, हम उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो ये द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, द्वितीय कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है, क्योंकि इसमें कर्ता जो है अपनी क्रिया को संपादित करने के लिए जिसकी सहायता लेता है उसको हम करण कारक बोलते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूं। संप्रदान कारक जो होती है, कर्ता जिसको कोई वस्तु देता है या जिसके लिए कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान कारक में जिससे कोई वस्तु अलग हो जाती है उसको हम अपादान कारक कहते हैं, और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पे से का अर्थ जो है अलग होने से है, ठीक है ना। उसके बाद में संबंध, जब वाक्य में स्थित कोई एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में अपना रिलेशन बनाता है, एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में अपना रिलेशन बनाता है, अपना नाता संबंध जोड़ता है, वहां पे संबंध कारक होता है, वो षष्ठी विभक्ति होती है। सप्तमी में अधिकरण कारक होता है। इसमें कर्ता के काम करने का जो बेस होता है, जो आधार होता है, जो कर्ता जो काम कर रहा है या करता है ना, उसका संबंध जो है वह, उसका जो आधार होता है वो अधिकरण होता है। अर्थात जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसको हम अधिकरण कहते हैं। जहां पे भी कार्य हो रहा है, संपादित हो रहा है, उस जगह को हम अधिकरण कहते हैं। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति जो है वह लगती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने बता दिया कारक और विभक्ति। अब इसके कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति के आधार पर कारक के चिन्ह होते हैं कि प्रथम में कौन सा चिन्ह रहेगा, प्रथमा विभक्ति के लिए कौन सा कारक चिन्ह रहेगा, द्वितीय विभक्ति के लिए कौन सा कारक चिन्ह रहेगा। इसकी चर्चा हम अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस व्याकरण को समझने के लिए इस वीडियो को विषय पर आप ध्यान में रखिए। जिस प्रकरण के बारे में आपको समझाया जा रहा है, आप उस प्रकरण को ध्यान से सुनते हुए, मैंने जो वीडियो आपको भेजा है या भेजता हूं, आप उसको बार बार समझेंगे, और समझने के लिए आपको बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। नमस्कार।